हाय एवरीवन, सॉलिड स्टेट कर रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में जो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को समाप्त किए थे। अंतिम टॉपिक इस यूनिट का होगा। इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इसके पहले हम लोग सॉलिड्स में डिफेक्ट्स के बारे में पढ़े, सॉलिड्स का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े और अब है सॉलिड का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो है ना, आप पूरा एक चैप्टर पढ़ने वाले हो फिजिक्स में क्लास 12th में ही। तो कॉमन सा टॉपिक है। इसके पहले जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा वह भी कॉमन सा टॉपिक था। तो बेसिकली अभी जो हम लोग यहाँ केमिस्ट्री या सॉलिड स्टेट में पढ़ने वाले हैं वह कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पे सॉलिड का क्लासिफिकेशन क्या है, और बाकी पूरा मैग्नेटिक के बारे में तो आप फिजिक्स में पढ़ने वाले हो। मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, कब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा कम होगा, इन सारी बातों को आप वहाँ डिटेल में करोगे। उस चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन कर पाना संभव नहीं है। तो जितना हम लोग को यहाँ ज़रूरत है या जितना समझ पाएंगे हम लोग उस हिसाब से करते चलते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में जो है सिंपल सा चीज़ हम लोग देख रहे हैं। एक वर्ड यहाँ आ रहा है मैग्नेट, चुंबक हिंदी में जिसको बोला जाता है, जिसमें कि दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। अब यदि यह एक मैग्नेट है तो इस मैग्नेट के अगल बगल जानते हैं हम लोग एक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा तो यह जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो रहा है इस मैग्नेट के इन्वायरमेंट में, मैग्नेटिक फील्ड क्या रीजन है इसका, किस प्रकार से प्रोड्यूस होता है या मैग्नेटिक फील्ड इसके द्वारा, और क्या स्ट्रेंथ होता है, बताए कि इन चीज़ों का डिस्कशन आप फिजिक्स में करोगे। अब जैसे यहाँ इस मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, उसी प्रकार से हर एक सब्सटेंस के अंदर एक ना एक मैग्नेटिक फील्ड होता ही है। यदि यह कोई सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, डेफिनेटली है। तो हम लोग जानेंगे कि एक सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है। हमारे अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है, बोले कोई भी सब्सटेंस उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, हम लोग उस बात को यहाँ समझेंगे और सीखेंगे। वह मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड था उसके बारे में तो आप वहाँ पढ़ने वाले हो। यहाँ एक सब्सटेंस के अंदर कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इस चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं। अब इतना सा बात तो हम लोग को पता ही है कि कोई भी सब्सटेंस हो, फंडामेंटल पार्टिकल के रूप में उसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, जो कि कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं, वह एटम के न्यूक्लियस में है, और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे न्यूक्लियस के अगल बगल जो है रिवॉल्व करते हैं। तो समझोगे ध्यान से एकदम। इलेक्ट्रॉन है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, इस इलेक्ट्रॉन का दो प्रकार का मोशन होता है। एक कहलाता है ऑर्बिटल मोशन और दूसरा कहलाता है स्पिन मोशन। पढ़े हम लोग रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में कि एक इलेक्ट्रॉन जो है प्लैनेटरी मोशन एग्जिबिट करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑफ ऑल अपने एक्सिस पे स्पाइन करता है, उसके बाद वह न्यूक्लियस के चारों ओर भी रिवॉल्व करता है। तो जैसे मान लें हम लोग, ध्यान से समझोगे, कि यह कोई एटम के कंपोजिशन को दिखा रहा है और मान लिया जाए कि यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, बीच वाला या न्यूक्लियस हुआ और ये जो है क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो क्या बताए, इलेक्ट्रॉन का दो प्रकार का मोशन है, स्पिन मोशन, ऑर्बिटल मोशन। यदि यह इलेक्ट्रॉन
यहाँ अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करता है तो दिस इज कॉल्ड अ स्पिन मोशन, या स्पिन मोशन है। और यही इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे रिवॉल्व करेगा तो दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन। दो प्रकार का मोशन। और एक बेसिक सा थ्योरी है कि जब भी कोई पार्टिकल मोशन में हो, मूव कर रहा हो, तो उसके साथ वेलोसिटी होगा, और पार्टिकल है तो मास भी होगा, चाहे नेग्लिजिबल मास ही क्यों ना हो, लेकिन मास तो होगा ही होगा। अब मास और वेलोसिटी जहाँ एक साथ आ गया वहाँ तो बनने वाला है मोमेंटम। और यह मोमेंटम कई तरीके का होता है, लीनियर मोमेंटम, उसके बाद लीनियर मोमेंटम के अलावे एंगुलर मोमेंटम, और इस एंगुलर मोमेंटम में फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और फिर स्पिन एंगुलर मोमेंटम। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11th का चीज़ है, वहाँ हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन मोशन में है, उसके साथ हमेशा एक मोमेंटम बनेगा। मोमेंटम में लीनियर भी हो सकता है, लीनियर मोमेंटम तब होता है जब कोई पार्टिकल लीनियर मोशन में हो, और सर्कुलर मोशन में हो तो उसके साथ एंगुलर मोमेंटम बनता है। एंगुलर मोमेंटम दो प्रकार का, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम। याद करो, फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े थे उस समय कैलकुलेशन का कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम है तो √s+1 × h/2π, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का भी कुछ ऐसा ही था, √l+1 × h/2π, जहाँ l क्या था, l था एजीमुथल क्वांटम नंबर, और s क्या था, s इज़ द स्पिन क्वांटम नंबर, ऐसा। और इस हिसाब से हम लोग कुछ कैलकुलेशन भी जो है वहाँ किए थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ रहे थे उस जगह पे। तो इसका साफ सा मतलब है कि यदि इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो भाई उसके साथ एंगुलर मोमेंटम जुड़ेगा। चूँकि दो प्रकार का मोशन एग्जिबिट करता है इलेक्ट्रॉन, स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन, तो इस हिसाब से उस इलेक्ट्रॉन के साथ दो प्रकार का मोमेंटम भी बनने वाला है। तो इस स्पिन मोशन के चलते जो मोमेंटम बनेगा वह कहलाएगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और फॉर्मूला इसका क्या बताए, √s+1 × h/2π। और यही इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल मोशन में रहेगा, मतलब कि न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करेगा, तो उसके लिए भी एक मोमेंटम बनेगा जो यहाँ से कहलाने वाला है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। फॉर्मूला क्या था इसके लिए, √l+1 × h/2π, ऐसा। अब यदि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल की बात करी है हमने, तो चार्ज पार्टिकल मतलब नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स, कोई केटायंस, एनायंस, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। तो साइंस का एक बेसिक सा थ्योरी है कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में हो, एक्सेलरेशन एग्जिबिट कर रहा हो, तो उस दरमियान उस चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। दोनों, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, वेक्टर क्वांटिटी है ये, इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो यहाँ चूँकि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डिस्कशन करने वाले हैं, इसका मतलब हुआ कि इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रोड्यूस होना है मैग्नेटिक फील्ड, और यह जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को बेसिकली एक्सप्रेस किया जाता है मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में। याद करो, केमिकल बॉन्डिंग में एक टर्म पढ़ा था हमने, डायपोल मोमेंट, और इस डायपोल मोमेंट में क्या पढ़े थे कि यदि कोई कोवलेंट बॉन्ड दो अलग अलग एटम्स के बीच बन रहा हो, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वह क्या करता है, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करता है। ऐसा होने से मतलब इस इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होने से एक एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होता है, जबकि दूसरे एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होता है। और यह नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जब इंड्यूस होता है तो इसी के चलते यहाँ पोलराइजेशन होता है, पोलैरिटी डेवलप होता है। और क्या पोलैरिटी डेवलप होगा, उसी को डायपोल मोमेंट से हम लोग एक्सप्लेन करते थे, जिसका फॉर्मूला था कि जो चार्ज डेवलप किया इनटू दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, मतलब बॉन्ड लेंथ L।
तो पोलैरिटी डेवलप होने से डायपोल आया इसमें। डायपोल मतलब कि दो पोल, नेगेटिव और पॉजिटिव, और इसी डायपोल को एक्सप्रेस करा हमने डायपोल मोमेंट के मदद से। तो उसी प्रकार से यदि वह इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो मोशन के चलते यदि उसका एंगुलर मोमेंटम बना हो, चाहे जिस प्रकार का भी बना हो, लेकिन यदि उसके साथ एंगुलर मोमेंटम जुड़ रहा हो, और अभी बताए हम कि चार्ज पार्टिकल का मोशन के चलते मैग्नेटिक फील्ड भी आता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट से दिखलाते हैं। जैसे यहाँ पोलैरिटी को डायपोल मोमेंट से दिखला रहे थे, उसी प्रकार से उसके मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक मोमेंट के मदद से दिखलाते हैं हम लोग। अब चूंकि दो प्रकार का मोशन है तो दो प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाले हैं, और दो प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे मतलब दो प्रकार के मैग्नेटिक मोमेंट आप दिखलाओगे। स्पिन एंगुलर मोमेंटम के चलते जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। और उसी प्रकार से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के चलते जो प्रोड्यूस होगा वह कहलाएगा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। बहुत काम का चीज़ है, जो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे क्लास 12 केमिस्ट्री में ही, वहाँ इस चीज़ का काफ़ी यूज होने वाला है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। यह जो मैग्नेटिक मोमेंट है, याद रखोगे कि इस मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन के अपोजिट होता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि यदि एक इलेक्ट्रॉन के लिए आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा वह मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा उसके एंगुलर मोमेंटम के अपोजिट होगा। तो यदि स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऐसे ऊपर की ओर बन रहा है तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट नीचे बनेगा। उसी प्रकार से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यदि ऊपर की ओर बन रहा है तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट फिर नीचे की ओर बनेगा। ऐसा समझ गए। तो इस तरह से रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के द्वारा हम लोग देख रहे हैं कि दो प्रकार का मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। और ओवरऑल जब देखोगे कि टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है ओवरऑल, तो यह ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग पढ़ेंगे, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कहने का मतलब कि दोनों हुआ, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट प्लस स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, और इसका ओवरऑल फार्मूला होता है, इसको ऐसे लिखते हैं म्यू एस प्लस एल। एस हो गया स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और एल हो गया ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। और फार्मूला कुछ इस टाइप का है, शायद 4L+1 और फिर प्लस में S+1 ऐसा करके कुछ है, कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। ऐसा तो यह जो ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट होता है एक कंपाउंड या किसी भी सब्सटेंस के अंदर, जो कि इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन के चलते होता है, वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यह है। किसी कंपाउंड में क्या होता है कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को नहीं लिया जाता है, केवल स्पिन को लिया जाता है। ऐसा ही है, मतलब स्पिन को लिया जाता है, ऑर्बिटल को नहीं। क्यों, क्या इसका वजह है, वो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में, अभी नहीं। तो अभी ओवरऑल हम लोग को बेसिकली जानना था इतना, क्या कि एक सब्सटेंस के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है और कैसे हो सकता है। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल मोशन में हो तो उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना है। इलेक्ट्रॉन की बात करी हमने यहाँ, तो इलेक्ट्रॉन का दो प्रकार का मोशन, स्पिन मोशन, ऑर्बिटल मोशन। तो पहले तो उस मोशन के चलते एंगुलर मोमेंटम बनेगा और एंगुलर मोमेंटम के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा। एंगुलर मोमेंटम के अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनेगा, मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा। सिंपल सी बात है। और यह जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा यही बतलाएगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को, कि क्या मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे एग्जांपल से समझा है कि पोलैरिटी को डायपोल मोमेंट बतलाता है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक मोमेंट बतलाता है। ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे निकालते हैं हम लोग, और अलग अलग से भी निकाला जाता है दोनों का, क्योंकि बात की बात है। तो अब चूंकि प्रत्येक सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन है, और प्रत्येक सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन है मतलब कि प्रत्येक सब्सटेंस के अंदर इतनी सारी चीज़ें हो रही होंगी। इलेक्ट्रॉन का मोशन सबके अंदर होगा, सबके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा।
तो इस तरह से एक सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, द मैग्नेटिक फील्ड produced within a substance due to electrons motion is called induced magnetic field, इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब हर एक सब्सटेंस के अंदर उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है, चाहे जिस स्ट्रेंथ का हो लेकिन है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए? उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, मतलब उस मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मोटा मोटी इतना हम लोग जानेंगे कि हर सब्सटेंस के अंदर जो है अब मैग्नेटिक फील्ड है, और वो किसके चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन के चलते हैं। अब ध्यान से समझोगे कि अब हर सब्सटेंस के अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि मैग्नेट को रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं, इसका मतलब हुआ कि हर सब्सटेंस के अंदर मैग्नेट भी है। तो प्रत्येक सब्सटेंस का जो कंस्टिट्यूएंट होता है, कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, वे काम करते हैं टीनी मैग्नेट्स का, बहुत छोटे छोटे मैग्नेट का काम करते हैं। और इस मैग्नेट का काम करते हैं कि मतलब ऐसे कि प्रत्येक सब्सटेंस के अंदर अब ऐसा एक मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ साउथ पोल्स है ऐसे, और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक मोमेंट चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके लिए ऐसा वेक्टर बनाते हैं जो वेक्टर कहलाता है मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, या इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डोमेन। जैसे डायपोल मोमेंट वेक्टर होता था ना, वेक्टर के मदद से हम लोग बतलाते थे सब्सटेंस पोलर होगा कि नॉन पोलर, उसी प्रकार से इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी एक वेक्टर है जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर कहलाता है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डोमेन बोलते हैं। तो क्या बोले कि चूँकि प्रत्येक सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब कहीं ना कहीं वह मैग्नेट को बतला रहा है, और मैग्नेट है मतलब कि प्रत्येक सब्सटेंस का जो कंस्टिट्यूएंट है, मतलब उसका एटम, मॉलिक्यूल या आयन, वह टीनी मैग्नेट का काम करेगा, छोटा छोटा सब मैग्नेट है। मैग्नेट मतलब ऐसे नॉर्थ साउथ पोल के जैसा बनेगा सबके अंदर। तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ ऐसा वेक्टर दिखाया जाता है जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर के नाम से जाना जाता है, या इसी को हम लोग मैग्नेटिक डोमेन के नाम से जानते हैं। अब इतना बात हम लोग समझ गए, तो अब आते हैं मेन। यह थ्योरी था ना कि कैसे एग्जाम, मतलब किसी भी सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से जनरली नहीं आता है, ओरिजिन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म या कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, ये नहीं आता एग्जाम में। ये बस समझना था इस बात को। अब इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पे जो है सब्सटेंस को दो भाग में रखा गया है। हाँ, एक कहलाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और दूसरा कहलाता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये दो प्रकार के सब्सटेंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। क्या अंतर है दोनों में, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है या फिर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, इसी को अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो अभी जैसा कि हमने बतलाया कि यदि कोई मैग्नेट है जिसमें दो पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ, तो इसके चलते भाई प्रोड्यूस हो रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ हम लोग बोलने वाले हैं अप्लाइड या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखो आप कोई सब्सटेंस। अब जब इस सब्सटेंस को यहाँ आप रखोगे तो दो बातें हो सकती है, पहला कि यह सब्सटेंस इस मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो, और दूसरा कि यह इससे वीकली रिपेल हो। तो यदि कोई सब्सटेंस अप्लाइड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एट्रैक्शन एक्सपीरियंस करे, चुंबक की तरफ अट्रैक्ट हो,
तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते थे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और यदि कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल हो रहा हो, उससे दूर जा रहा हो, तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। सो योर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस इज दैट विच इज वीकली रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। देखो, केवल इतना सा बात यदि बोल दोगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा रिपेल होता है वो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएगा, तो यह बहुत सही स्टेटमेंट नहीं है। और क्यों नहीं है बहुत सही स्टेटमेंट? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो सब्सटेंस के अंदर भी है, तो बतलाना पड़ेगा ना कि वह एक्सटर्नल या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होगा। उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है जो है सो है। तो इफ़ यह सब्सटेंस इज वीकली रिपेल्ड बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देन इट इज कॉल्ड ए डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब डायामैग्नेटिक सब्सटेंस रिपेल क्यों होते हैं, इस चीज़ को जानना है हम लोग को। तो ध्यान से देखोगे, यह मान लें कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, और वह किसके चलते हैं, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के चलते हैं। ठीक, अब मान लो कि इस सब्सटेंस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे पेयर में हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, दोनों पेयर में होते हैं, और पेयर के साथ ही साथ अपोजिट डायरेक्शन में भी होते हैं। तो साफ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपोजिट स्पिन के हैं, ये अपोजिट स्पिन के हैं। और यदि ये अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन हैं, इसका मतलब कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा उसका डायरेक्शन भी अपोजिट होगा। यदि एक का डायरेक्शन इस तरह का दिखलाएगा मैग्नेटिक फील्ड का या मैग्नेटिक मोमेंट का, तो दूसरे का अपोजिट होगा। अब भाई वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर का प्रॉपर्टी ही है कि 2 वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन एकदम अपोजिट हो, तो वे दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके ओवरऑल वैल्यू कहाँ लेकर के आ जाते हैं, 0 पे। तो इसका मतलब हुआ कि यदि किसी सब्सटेंस के अंदर केवल और केवल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा या जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा वो दोनों एक दूसरे से ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होंगे विथ इक्वल मैग्नीट्यूड, और ऐसे केस में ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। मतलब ओवरऑल इस सब्सटेंस के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होने वाला है। और जब इस सब्सटेंस के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस होने वाला है, तो इस केस में यह सब्सटेंस का नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0, और नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होने का मतलब डायामैग्नेटिक। जैसे वहाँ हम लोग पढ़े थे कि नेट डायपोल मोमेंट 0 तो नॉन पोलर, उसी प्रकार से यहाँ है कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 तो फिर क्या कहलाएगा, डायामैग्नेटिक। तो एक बात ये हो गया कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस तभी हो सकता है जब इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हों, 2-2 करके हों, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। पहचानने का तरीका हो गया, जैसे सोडियम क्लोराइड Na+ और Cl- से बना है। अब Na+ में 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18, इवेन नंबर में इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कि जनरली पेयर में ही होने वाले हैं। फुलफिल है पूरा, 2 और 8, इसका भी 2, 8 और 8, ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर होने वाले हैं। तो यह क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। N2 मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक है, F2 मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पे हम लोग देख चुके हैं इन सारी चीज़ों को ऐसा। अब एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमने देख लिया 0, कि जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या हो गया, 0 हो गया ऐसा। अब होता क्या है कि जैसे अभी बताए कि एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। अब इसमें हम एक सब्सटेंस रखें और मान लें कि यह डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में ओवरऑल जो मैग्नेटिक मोमेंट बनता है वो तो 0 बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो हो रहा है ना। तो होता क्या है कि इस डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका डायरेक्शन ये जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्शन का एकदम ठीक अपोजिट होता है। तो यही अपोजिट होने के चलते ये दोनों कैंसिल आउट करेंगे और फिर ओवरऑल 0 हो जाना है और कोई अट्रैक्शन फील नहीं करेगा। मतलब इन केस ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड act in the opposite directions
and hence they cancel each other, and the overall magnetic moment of this substance is nothing, and the substance is weakly repelled by this applied magnetic field. समझ गए बात को कि एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और वही सब्सटेंस को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाता है, अपोजिट होने के चलते ये कैंसिल करते हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, और यही कैंसिलेशन के चलते जो है ओवरऑल यह सब्सटेंस इधर अट्रैक्ट ना होता है बल्कि वीकली थोड़ा सा रिपेल हो जाता है। उसके बाद जैसे मान लिया जाए कि यह एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक, इसको क्या मान लिया जाए, एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, और इस डायामैग्नेटिक सब्सटेंस से हम लोग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को पास करवाएं। अब ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, पूरा मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी है जो आप पढ़ोगे फिजिक्स में, इनको क्या मान लिया जाए, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो है क्या कि यदि कोई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रहा है तो यह इस डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को अवॉइड करेगा, और अवॉइड करके इससे ना जा करके वैक्यूम से जाना पसंद करेगा। तो ये जो अवॉइड हो रहा है, ये अवॉइड होना बतला रहा है कि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसको पसंद नहीं कर रहा है, और यह जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है ऑब्वियसली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का है। समझ रहे हो बात को? तो यह अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बना है वह इस सब्सटेंस को अवॉइड करके बाहर से जाना चाह रहा है। इसका मतलब हुआ कि यह सब्सटेंस किस नेचर का है, डायामैग्नेटिक का। यदि यह अट्रैक्ट होकर के इसके अंदर से जाता तो पैरामैग्नेटिक होता, और यहाँ चूंकि अपोजिट नेचर का ना हुआ, अभी तो बताया कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन और जो बाहर से आ रहा है अपोजिट है, इसलिए दोनों एक दूसरे को अवॉइड करेंगे, एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे, और यह जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वह बाहर से जाना पसंद करेगा, इसके अंदर से जो है नहीं जाएगा। और उसके बाद कि जैसे मान लो कि कोई डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है और इस डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का वेट है 5 kg, 5 kg छोड़ो 50 ग्राम ले लेते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, वेट की, कि कोई डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसका वेट कितना है 50 ग्राम। इसी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रख करके इसका वेट निकालोगे तो इसका वेट हमेशा जो है लेस देन 50 ग्राम आएगा। कि द वेट ऑफ ए डायामैग्नेटिक सब्सटेंस इज ऑलवेज लेस, द वेट ऑफ ए डायामैग्नेटिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज लेस देन दैट इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कि एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का वेट हमेशा कम होता है मैग्नेटिक फील्ड में, किसके तुलना में, जब मैग्नेटिक फील्ड ना हो। और होगा, ये सिंपल सी बात है ना, हम मास की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वेट की, और वेट और मास में अंतर होता है। वेट जानते हो कि वेट एक प्रकार का क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। जैसे हम ही लोग का वेट है तो हम लोग वेट अपना क्या बोलते हैं कि किस फोर्स से हम लोग अर्थ के साथ जुड़े हुए हैं, ग्रेविटेशन। तो वह जो ग्रेविटी है, वह जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वह कहीं ना कहीं वेट को बतलाता है। जबकि मास का मतलब होता है कि तुम्हारे अंदर कितना सब्सटेंस भरा हुआ है, टोटल सब्सटेंस का जो अमाउंट हुआ वह तुम्हारे लिए मास होगा। जबकि वेट एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स है, और वेट फोर्स है, और फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहता नहीं है, वह वेरी कर सकता है, इसलिए वेट चेंज करता है और मास कभी चेंज नहीं करता है। तो चूँकि साफ साफ अभी हमने देखा कि जब किसी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को आप रखोगे मैग्नेटिक फील्ड में तो यह रिपेल होगा। रिपेल होगा मतलब कि अट्रैक्टिव फोर्स कमज़ोर पड़ जा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड घट रहा है, और जब अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड घटेगा तो ऑब्वियसली वेट भी घटेगा, क्योंकि वेट है ही एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स का मेजरमेंट जो बतलाता है कि किस फोर्स से वह अट्रैक्ट होगा उसके तरफ। तो हमेशा एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो वेट होगा वह मैग्नेटिक फील्ड में कम होगा देन दैट इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए? तो इतने सारे पॉइंट्स हुए, इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखोगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पढ़ेंगे, अभी चूँकि डायामैग्नेटिक को पूरा एक्सप्लेन करा हमने, इसी का पूरा अपोजिट हो जाना है, डायामैग्नेटिक का अपोजिट पैरामैग्नेटिक। तो उसके बाद जब पैरामैग्नेटिक पढ़ लेंगे फिर दोनों के प्रॉपर्टीज़ को एक साथ कंपेयर करेंगे हम लोग। तो जब दोनों को एक साथ कंपेयर करेंगे तो समझने में और आसानी होगा।
तो अभी के इस लेक्चर में जो बात हम लोग देखें कि कैसे किसी सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, कैसे मैग्नेटिक मोमेंट बनता है एंगुलर मोमेंटम बनने से, और उस आधार पे कैसे उसको पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में क्लासीफाई किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर जो है हम लोग आगे बढ़ाएंगे और ऐसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे। धन्यवाद।